नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट आईसीटी के प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, आईसीटी जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर हम लोग टॉपिक तो डिस्कस करेंगे लेकिन हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक इसकी सीरीज़ बना दी जाए। जिस तरह से हम लोग ज्योग्राफी की एक एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, उसके हम लोग 4th एडिशन कर चुके हैं, 4 सीरीज़ कर ली है हमने। इसी तरह से मैंने आईसीटी की भी सीरीज स्टार्ट की है और इसके अलावा जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, उसकी भी मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज आईसीटी की। इसका ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो इसको आप देखेंगे। जितने भी पेपर 1 के लर्नर्स हैं या आप ज्योग्राफी के भी एस्पिरेंट हैं, पेपर 1 तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप इसको पूरा शिद्दत से देखेंगे, अटेंड करेंगे, अपने रिस्पॉन्सेज देंगे और इसके अंदर आप ही का फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मैं फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अनअकैडमी और केवी ईडीयू पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको पेपर 1 और ज्योग्राफी के दोनों के पीडीएफ मिलेंगे क्योंकि हम लोग पेपर 1 भी कवर कर रहे हैं। पेपर 1 के थियोरेटिकल टॉपिक्स, उनके एक्सप्लेनेशंस और एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अब दोनों ही मिलेगा, पेपर 1 और ज्योग्राफी के दोनों की ही आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है। इसके अलावा हमारे ज्योग्राफी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जहाँ पे हम लोग रिडल्स करते हैं, डेली टास्क करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। ऑलराइट, सो हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा क्रॉस कर लिया है और ये आपका सपोर्ट है, तो आज तरह सपोर्ट करते रहिए। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आप बेल आइकन दबा के रखेंगे, ऑल नोटिफिकेशन करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऑलराइट, इसके अलावा हमारा यूजीसी नेट का एक पेड ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। 1 अगस्त से या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम लोग ज्योग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने वाले हैं। 10 की 10 यूनिट्स यहाँ पे आपको कवर मिलेगी और हम लोग वीडियोस करेंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ मिलेगा आपको, टेस्ट होंगे, डिस्कशन होंगे, सब चीज़ होगी इसके अंदर, रिवीजन क्लासेस भी होंगी। तो एक तरीके से कंप्लीट एक टेलर मेड कोर्स मैंने बना रखा है जिसके बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल फॉर्म, इसको आप फिलअप करेंगे और आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। तो आप कर लीजिए, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम है, अगस्त फर्स्ट वीक से हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो जितने भी नए एलिमेंट्स हैं हमारे वीडियोस के, इसको आज हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। जो भी रिडल्स मैं देता हूं आपको उसका सोल्यूशन और डिस्कशन इसको एंड में करेंगे और अनाउंसमेंट ऑफ डेज, और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये सब हम करने वाले हैं वीडियो के एंड में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी की एमसीक्यू सीरीज। इसका एडिशन 1 है। फॉर्मेट वैसे रहेगा जैसे पहले रहता है, क्वेश्चन आएगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा और टाइमर के अंदर आपको जवाब देना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। जहां जरूरत होगी, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा तो उसको मैं डायग्रामेटिकली और थोड़ा रुक के आराम से बताऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। जो डीएनएस है वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर उसे क्या कहा जाता है? 20 सेकंड का टाइम है, बताइए। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बताइए डीएनएस क्या होता है? एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बताइए। कमान कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समाप्त है, समाप्त है। इसका सही आंसर होगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। इसका सही आंसर है दोस्तों, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम हो गया, डीएनएस हो गया, या डोमेन नेम हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, यूआरएल हो गया, ये बहुत सारी चीजें जो है वो हमको कंफ्यूज करती है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन यहाँ पर भी मुझे जैसे मेरी स्टाइल है कि एमसीक्यू को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वो चीजें याद रहे। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। डीएनएस जो है दोस्तों वो एक बेसिकली फोन बुक है इंटरनेट की। जिस तरह से आपके मोबाइल के अंदर आपका एक कॉन्टैक्ट्स होता है, कॉन्टैक्ट नाम से एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर आपके सारे कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, उसी तरह से इंटरनेट का भी एक कॉन्टैक्ट बुक है जिसको हम डीएनएस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या सेव होता है? जैसे हमारे फोन के अंदर तो कॉन्टैक्ट बुक के अंदर नाम और उसके नंबर सेव हो रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर डीएनएस के अंदर इंटरनेट की जो फोन बुक है वहां पर आईपी एड्रेस और यूआरएल नेम सेव होते हैं। ठीक है, अब आईपी एड्रेस और यूआरएल नेम क्या है? आईपी एड्रेस बेसिकली इस तरह से दिखता है, 77.872 कुछ नंबर्स होते हैं और ये बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनका ये एक नंबर है। जिस तरह से हमारा एक नंबर है, आप अगर मुझ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैं किसी से बात करना चाहता हूं तो आप कैसे करते हैं? फ़ोन नंबर से करते हैं। हम लोग फ़ोन करते हैं एक दूसरे को, हम सबके एक फ़ोन नंबर है। ठीक है, इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबके एक फ़ोन नंबर होते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, उस फोन नंबर को इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर कहा जाता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक सीधी सी बात है, अगर आप अपना फोन लिस्ट खोलेंगे और अगर आपको मैं बोलूं कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उसका फोन
लगाइए, आप उसको फ़ोन लगाइए, तो आप क्या करेंगे, आप उसका नाम सर्च करेंगे, उसका फ़ोन नंबर आएगा, आप कॉल कर देंगे। आप डायरेक्टली तो उसका नंबर टाइप नहीं करते अनटिल अनलेस कि आपको नाम, आप उसका नंबर आपको काफ़ी टाइम से याद हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, फ़ोन्स के आने के बाद हम लोग वैसे भी नंबर याद नहीं करते, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग नाम ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं बजाय कोई फिगर्स के। इसी तरह से आईपी एड्रेस जो है वो याद नहीं कर सकता इंटरनेट, तो उसके लिए बेसिकली क्या है, एक नेम होता है। हर आईपी एड्रेस का एक नेम होता है जिसको हम यूआरएल कहते हैं। जिस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट बुक के अंदर हर फोन नंबर का एक नेम है, जैसे रमेश का नंबर कुछ भी 946217 है, ठीक है, सुरेश का नंबर कुछ और है, तो आप क्या करते हैं, रमेश और सुरेश के नाम से उसको ढूंढते हैं, फिर आप उसको फोन लगा के कॉल करते हैं। इसी तरह से इंटरनेट में आईपी एड्रेस को याद नहीं किया जा सकता, और हम लोग ह्यूमन जो है आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते, हम नेम याद कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मुझे फेसबुक चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा www.facebook.com या youtube.com या कोई भी साइट में खोल सकता हूं, क्योंकि मुझे उसका नाम याद है। अब उन जितने भी जो नेम है उसको हम यूआरएल कहते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट नेम जो हो गया वो हो गया यूआरएल, और कॉन्टैक्ट नंबर जो हो गया वो हो गया आईपी एड्रेस। तो इस तरह से ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर सेव होती हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इंटरनेट की फोन बुक है जिसके अंदर आईपी एड्रेस और यूआरएल होते हैं। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइसेस को एक अलग मिला हुआ होता है, हर एक डिवाइसेस का एक फोन नंबर है, आप मान लीजिए, जिससे कम्युनिकेट करते हैं। अब फोन नंबर तो हम याद नहीं करते, हम उसका नाम याद कर सकते हैं कि भाई इस आईपी एड्रेस जो है ये किसको दे रखा है, ये मान लीजिए फेसबुक दे रखा है, तो हमें फेसबुक नाम याद रहता है, हमें यूट्यूब नाम याद रहता है, या कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में नाम याद रहता है। तो वो जो नाम है वो यूआरएल है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस पे एक वीडियो बनेगा डेडिकेटेड, जिसके अंदर मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया। अब इंटरनेट डोमेन सिस्टम को बेसिकली, इसको पहले इंटरनेट डोमेन सिस्टम कहा जाता था, अभी इसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। इसको इवॉल्व किया है पॉल वी मॉकपेट्रिस ने और जॉन पोस्टल ने 1948 के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंटरनेट डोमेन सिस्टम किसने बनाया, तो ये बेसिकली इन दोनों डेटा साइंटिस्ट ने बनाया है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाया। आप देख सकते हैं 1948 के अंदर ये हुआ था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, HTML स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बताइए। अगर आपने अपने स्कूल लेवल पे कंप्यूटर पढ़ा है तो वहाँ पर 6 से 10 तक हम कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर HTML बहुत बार आपने पढ़ा होगा। इवन इसका फुल फॉर्म भी बहुत फेमस है, कई बार इसको हम देख लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं इसको सोशल मीडिया पे। बताइए क्या होगा, ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। का सही आंसर होगा दोस्तों ए, इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, और ये बेसिकली एक लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेज डिजाइन करते हैं। देखो वेब पेज का डिजाइन इस तरह से होता है, ऊपर आता है नाम, ठीक है, फिर यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, और पूरा मतलब वेब पेज का जो लेआउट होता है, आप अपने इंटरनेट वेब पेज पे क्या डालना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को वेब पेज नहीं पता, तो बेसिकली वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर अलग अलग उसके पेजेस होते हैं, इसको हम वेब पेज कहते हैं। तो जो भी वेबसाइट पे आपको कंटेंट दिखता है, ठीक है, जो भी कंटेंट दिख रहा है उसकी कोडिंग होती है, इस तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से कोडिंग होती है, और इस कोडिंग की जो लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज जो है वो बेसिकली यूज की जाती है वेब पेज डिजाइनिंग के अंदर। कभी वेब पेज जैसा बनाना चाह रहे हैं, भाई ऊपर मुझे लोगो चाहिए, लोगो का कलर मुझे ऑरेंज चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ऐड चाहिए, तो इसकी सबकी एक कोडिंग होती है जिसको हम HTML कहते हैं, HTML लैंग्वेज इसकी कोडिंग होती है। और अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई अभी हम रिसेंटली HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, ये सबसे लेटेस्ट है, और इसके अंदर काफी सारी चीजें हो सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन, बताइए इनमें से क्या लैन है, ABCD। इन सब पे वीडियो बनेंगे, लैन, वैन, मैन, सब पे वीडियोस बनेंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब पे बताऊंगा, लेकिन यहां पर हम MCQs कर रहे हैं तो यहां पर भी थोड़ा बहुत ब्रीफ करना जरूरी है। बताइए क्या होगा, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इथरनेट, टोकन रिंग और FDDI ये सारे ही इसके होते हैं। लेकिन मैं आपको इथरनेट बताता हूँ इथरनेट क्या होता है, उससे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि इंटरनेट नेटवर्क, जो भी इंटरनेट से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो 3 तरह के होते हैं मेनली, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम, जिसमें एक केबल से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी कि एक इंटरनेट सोर्स है और उससे काफी सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नॉर्मली ऑफिस के अंदर जो आप देखते हैं, ठीक है, ऑफिस कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कोई एक फ्लोर है, फ्लोर के अंदर एक कोई रूम है, वहाँ पे कोई ऑफिस चल रहा है, तो वहाँ पे जितने भी सिस्टम होंगे लगे हुए वो कोई एक इंटरनेट केबल से जुड़े हुए होंगे, जिसको हम लैन कहते हैं। बेसिकली इसको क्या जाता है, एक केबल से जुड़े वाले। अब क्या होगा,
मैन जो होता है इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है लैन का। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक बड़ा सर्वर होगा, ठीक है। उस बड़े सर्वर से उस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 3-4 ऑफिसेस हैं, ठीक है, 3-4 ऑफिसेस हैं, जैसे एक ऑफिस 1 है, एक ऑफिस 2 है, ऑफिस 3 है, इस ऑफिस के अंदर 2 सिस्टम है, इस ऑफिस के अंदर 2 है और इस ऑफिस के अंदर 2 है। तो तब हम लैन यूज नहीं करते थे क्योंकि एक बड़ा दायरा हो गया है, अब एक से ज़्यादा हमें ऑफिस को देना है इंटरनेट। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यानी कि जब आप किसी एक नेटवर्क सिस्टम में मल्टीपल ब्लॉक्स पे जब आप दे रहे हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे दे रहे हैं, तो उसको कहा जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखती है, जब एक केबल से किसी एक एरिया के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हो रहे हैं उसको हम लैन कहते हैं। लेकिन जब एक सेंट्रल सर्वर से, किसी सर्वर से जब आप मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस पे जब आप इंटरनेट दे रहे हैं तो उसको हम मैन कहते हैं। फिर इसका सबसे बड़ा वर्जन होता है वैन, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वैन के अंदर कोई भी जोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं होती। एक बड़ा आईएसपी होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल है, जियो है, कोई भी है, वो बेसिकली अलग अलग लोकेशंस पे इंटरनेट दे रहा है। वो होम पे भी दे रहा है, वो ऑफिस पे भी दे रहा है, वो हॉस्पिटल पे भी दे रहा है, वो इंडस्ट्री पे भी दे रहा है, ठीक है, वो अलग अलग जगहों पे दे रहा है, तो उसको हम वैन कहते हैं। तो लैन जो है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ईथरनेट, टोकन रिंग, एफडीडीआई, ठीक है। इसमें से ईथरनेट जो है वो बेसिकली ये है जब एक केबल से आपने अलग अलग डिवाइसेस जोड़ रखे हैं, एक इंटरनेट केबल से आपने अलग अलग डिवाइसेस जोड़ रखे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक केबल है, इससे एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, फिर एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ये दूसरा जुड़ा हुआ है, सीपीयू भी जुड़ा हुआ है, ये प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है और ये आपका फायरवॉल भी जुड़ा हुआ है, इंटरनेट सोर्स ये रहा। ये जो है ये ईथरनेट केबल कहलाती है, जिससे आप पूरा एक केबल से एक नेटवर्क बना लेते हैं, लोकली नेटवर्क बना लेते हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जब आप एक सेंट्रल सर्वर से जब आप कर रहे हैं, एक से ज़्यादा यूनिट्स पर जब आप कर रहे हैं, तो उसको हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब आप कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, आप अलग अलग लोकेशंस पर जब आप इंटरनेट दे रहे हैं, तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू द मशीन लेवल लैंग्वेज इन यूजिंग विच अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है हाई लैंग्वेज से लो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, इनमें से आपको बताना है ABCD, बताइए। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। दोस्तों उसका सही आंसर होगा बी, कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज के अंदर करता है कन्वर्ट। अब आप पूछोगे कि सर ये लैंग्वेज क्या है, तो बेसिकली कंप्यूटिंग के अंदर लैंग्वेज जो होती है वो 3 तरह की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली हम हैं जो बेसिकली हम कोई सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो हम लोग अपनी कोडिंग करते हैं, ठीक है। जो हम कोडिंग करते हैं वो हम अल्फाबेट्स के अंदर करते हैं, ABCD जो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। और उसके कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, कोबॉल है, पास्कल है, प्रोलॉग है, जावा जो बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें इंसान जो है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कोडिंग कर रहा है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो ये लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, जो होती है मशीन लैंग्वेज, जो प्राइमरीली होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0-1-0-1 चलता है। जो कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर ये समझता है, हम लोग बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई सिस्टम, कोई प्रोग्राम। अब उसको कंप्यूटर के डालने के अंदर डाल तो दिया आपने, लेकिन कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो ट्रांसलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर या असेंबलर, जिसको मैं बताता हूं। इसके अलावा एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी आती है जिसको हम कहते हैं सी लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ क्वालिटीज होती हैं। इसके अंदर है सी लैंग्वेज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जब आप गेम बनाते हैं, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब आप कोई ऐप बनाते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं जो रीडेबल होती है, जो ह्यूमन रीडेबल होती है, जिसको आप रीड कर सकते हैं, जिसको मैंने HTML भी मैंने आपको बताया। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर जो होता है वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जब आप लो लेवल लैंग्वेज के अंदर करेंगे तो आपको बीच के अंदर कोई एक ट्रांसलेटर चाहिए, और उस ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम कहते हैं कंपाइलर या असेंबलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखिए। तो मैं आपको पहले बताता हूँ लो लेवल लैंग्वेज कैसे दिखती है, हाई लेवल लैंग्वेज कैसे दिखती है। देखो हाई लेवल लैंग्वेज में आप देखेंगे यूज ऑफ अल्फाबेट्स हो रहा है, सेल, प्राइस, डिस्काउंट, और यहाँ पे कुछ कोड्स लगे हुए हैं। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन इसको कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर जो है वो इस कोड के अंदर पढ़ता है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे 01010101, यानी कि ये जो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर 010101 के अंदर, तो ही कंप्यूटर समझ पाएगा। तो इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इसको कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेटर्स, जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर जिन्हें कहा जाता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। ये बात आपको ध्यान रखती है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे कंपाइलर काम कैसे करता है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर फर्क क्या होता है। इसको मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं कोई एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, और मैं अमेरिकन हूँ, मुझे इंग्लिश आती है। अब मुझे क्या है, एक रॉकेट बनाना है, मैंने उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया, लेकिन मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, मुझे इसको चीज़ों को जोड़ना नहीं आता। मैंने उसका ब्लूप्रिंट बना दिया रॉकेट बनाने का, उसके अंदर मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखे, जैसे भाई आई वांट टू मेक अ रॉकेट 6 फुट का होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भाई रॉकेट व्हाइट कलर का होना चाहिए।
अब जो बनाने वाला है वो कोई जापानीज है। अब भाई मुझे तो जापानीज आती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस सारे इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर रखूंगा, तो वो ट्रांसलेटर होगा कंपाइलर। ठीक है, वो ट्रांसलेटर होगा कंपाइलर। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, मेरी इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस को वो ट्रांसलेट करेगा जापानीज के अंदर, और वो फिर दे देगा जापानीज टेक्नीशियन को। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है। इन दोनों में फर्क यह है, कंपाइलर जो है वो एक फास्ट ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर जो है दोस्तों वो एक स्लो ट्रांसलेटर है। कंपाइलर फास्ट ट्रांसलेटर क्यों है, क्योंकि देखो मान लीजिए मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखे और मैंने मेरे ट्रांसलेटर को दिए। पहला इंस्ट्रक्शन है कि भाई आई वांट टू मेक अ रॉकेट, रॉकेट हैज टू बी 6 फीट ऑफ लॉन्ग, यानी कि वो 6 फीट का लंबा होना चाहिए और वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। ये 3 इंस्ट्रक्शन मैंने जैसे ही कंपाइलर को दिए तो उसने हाथों हाथ उन तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शन को जापानीज में लिख के, जापानीज में इसको कन्वर्ट किया जिसको मशीन कोड कहते हैं, और मेरे जापानीज टेक्नीशियन को यानी कि सिस्टम को दे दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसने पूरा का पूरा 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ कर दिया। इसको ये इस तरह का जो काम कर रहा है वो कंपाइलर है, यानी कि वो तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शन एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो होगा कंपाइलर। जब एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा इंटरप्रेटर या एक ऐसा ट्रांसलेटर जो इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन कर रहा है, यानी कि एग्जांपल से दूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखे, वही इंस्ट्रक्शन है आई वांट टू मेक अ रॉकेट, रॉकेट हैज टू बी 6 फीट लॉन्ग, और रॉकेट के कलर जो होना चाहिए वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो भी ट्रांसलेटर है, लेकिन वो स्लो है। वो क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन करेगा। वो पहली लाइन पढ़ेगा आई वांट टू मेक अ रॉकेट, वो उसको जापानीज में कन्वर्ट करेगा और सीधा टेक्नीशियन को देगा। फिर वो दूसरी लाइन पढ़ेगा रॉकेट हैज टू बी 6 फीट लॉन्ग, उसको जापानीज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको देगा जापानीज टेक्नीशियन को। थर्ड होगा कि भाई रॉकेट हैज टू बी व्हाइट इन कलर, तो उसको जापानीज में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको वो टेक्नीशियन या सिस्टम को देता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फर्क यह है कि भाई कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन पहले एक साथ किसी लैंग्वेज के अंदर यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है एक साथ, और फिर वो टेक्नीशियन या सिस्टम को देता है। तो ये थोड़ा फास्ट है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है, ये थोड़ा स्लो है। लेकिन ये लाइन बाय लाइन चलता है तो यहां पर गलतियां होने के जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर गलतियां हो भी रही तो आप कर सकते हैं। यहां पर जैसे ही आपने मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज लिखी, आपने अपने ट्रांसलेटर को दिया, ये सीधा गया, इसने पूरा कन्वर्ट कर दिया और आपको मौका ही नहीं मिला गलतियां सही करने का। ठीक है, आपको पूरा टास्क होगा तब आपको पता पड़ेगा कि यार यहाँ पे गलती थी। इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन चलता है, इसलिए यहाँ पर गलतियां जो है वो हाथों हाथ क्लियर होती जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने बेसिकली खुद का ही एक एग्जाम्पल बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो सोर्स कोड होता है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड। इन दोनों के बीच में आता है कंपाइलर। कंपाइलर इंस्ट्रक्शन एक बारी में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है। कंपाइलर जो थोड़ा फास्ट होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, काम दोनों सेम करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। HTML इज यूज्ड टू क्रिएट, बताना है आपको। अभी मैंने बताया HTML जो है वो क्या काम आता है, बताइए। ABCD बताइए क्या होगा। HTML ऑलराइट, समय होता है समाज दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, वेब पेजेस। एक्सक्यूज मी, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो वेब पेज बनाने के काम आती है। मैंने आपको बताया था वेब पेज का कोई एक लेआउट होता है, ऊपर नाम आता है, साइड में कुछ एड्स आते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता है इन्फॉर्मेशन, उस सबकी कोडिंग होती है एक लैंग्वेज के अंदर, इसको हम कहते हैं HTML। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक द डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। इनमें से क्या होगा, जब वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट होता है इसको क्या कहा जाता है, बताइए। वेरी इजी, बताइए क्या होगा। ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। उसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको हम कहते हैं जब आप लोग रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आपके पास भी एक स्मार्टफोन है, अगले के पास भी एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उसको हम रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, लैन स्टैंड फॉर, वेरी इजी, जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। टाइमर में चला देता हूं, बताइए क्या होगा। लैन का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। बताइए क्या होगा लैन। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, लोकल एरिया नेटवर्क। जब एक इंटरनेट केबल से आपने अलग अलग डिवाइसेज जोड़ दिए, अलग अलग सिस्टम जोड़ दिए किसी एक लोकल एरिया के अंदर, कोई एक ऑफिस रूम के अंदर या आपके घर के अंदर, उसको हम लैन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका है ईथरनेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है, बताइए। 20 सेकंड का टाइम है, बताइए इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है। मॉडेम के बारे में कुछ है ये, बताइए क्या होगा फटाफट।
ऑलराइट, समय होता है समाज का सही आंसर होगा दोस्तों डी, मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड डिजिटल इनटू एनालॉग या वाइस वर्सा, इसको हम कहते हैं डी, इसका सही आंसर है। मॉडेम का काम ही होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। यहाँ पे आप इसकी इमेज देखेंगे, मान लीजिए ये एक टेलीफोन लाइन है, यानी कि एक इंटरनेट लाइन है, ठीक है। अब इंटरनेट लाइन के अंदर जो सिग्नल आ रहा है वो एनालॉग सिग्नल आ रहा है। अब एनालॉग सिग्नल जो है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसलिए यहाँ पर भी एक ट्रांसलेटर चाहिए, उसको हम मॉडेम करते हैं, ठीक है। अब मॉडेम क्या करता है, जो भी टेलीफोन लाइन से आने वाले सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, उसको वो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर समझ सके, ठीक है। अब मान लो इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पर बीच में टेलीफोन लाइन है, यहाँ से जो भी मैं सिग्नल दूंगा वो डिजिटल सिग्नल में जाएंगे, ठीक है, मॉडेम के अंदर। मॉडेम इसको वापस से टेलीफोन लाइन यानी कि एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा और ये सिग्नल वापस से मॉडेम में जाएगा। मॉडेम में जाने के बाद ये वापस से डिजिटल कन्वर्ट होगा और ये कंप्यूटर के पास जाएगा। यानी कि मॉडेम जो है वो दोनों ही काम कर रहा है, दोनों ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। यानी कि वो एक ऐसा ट्रांसलेटर है जिसको इंग्लिश भी आती है, जिसको जापानीज भी आती है, उसको सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इसलिए वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर भी कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग के अंदर भी कन्वर्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए, इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती मत करना इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म भी अगर आपको बताओ तो कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी कि डेटा दोनों होते हैं इसके अंदर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, बताना है आपको आईसीटी के अंदर क्या क्या आता है, इनमें से क्या क्या है बताइए। आईसीटी जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आईसीटी के अंदर दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन शेयरिंग के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो भी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, वो सब आईसीटी के अंदर आते हैं। यानी कि आईसीटी एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू एड्यूसेट या वेब बेस्ड लर्निंग, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। आप देखेंगे आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सच एज टेलीफोन्स, इंटरनेट, वेब। इट इंक्लूड्स कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरास, डिजिटल म्यूजिक डिवाइसेस। आईसीटी इंक्लूड्स द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यानी कि जो भी चीज़ जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए काम आ रही है, वो सब जो है वो आईसीटी के अंदर आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ एन ईमेल। ईमेल जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, आपको बताना है। करेक्ट फॉर्मेट क्या है बताइए। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा बी, www.mail.com। जब भी आप ईमेल यूज करते हैं तो आपको @ लगाना पड़ता है और लास्ट में .com लगाना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर कोई वेबसाइट है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्मेट जो होगा वो अंडरस्कोर नहीं हो सकता, ये कैपिटल लेटर के अंदर www नहीं हो सकता और www.mail.com नहीं हो सकता। ईमेल के अंदर हमेशा @ लगाना पड़ता है, ये इसका प्री रिक्वेस्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में आता है .com, ये बात आपको ध्यान रखनी है। gmail.com या hotmail.com या yahoo.com कोई भी हो सकता है, लेकिन @.com आता है इसके अंदर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने किया है इसको, बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा इज नॉट पूछा है तो उसका आंसर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली एक ऑफिस टूल है जिसके अंदर हम एक्सेल या एक्सेल प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वर्ड फाइल इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पास्कल, जावा और C++ ये सारी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं जावा जो है और पास्कल जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी कि एक वो लैंग्वेज है जो इंसान बनाते हैं। इंसान जो है कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी गेम को या कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए कुछ कोडिंग करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। वो होती है अल्फाबेटिक के अंदर, यानी कि उसके अंदर अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और जब वो लैंग्वेज कन्वर्ट होती है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो 010101 के अंदर होती है, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है और उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13,
इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या है? क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउजर है, या आईपी एड्रेस है? बताइए। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लोग बाग गच्छा खा जाते हैं, मैंने देखा है बहुत बार। बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक वेब ब्राउजर है। अब इसको अगर मैं समझाऊं, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। अब इसको अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज के अंदर समझाऊं, तो जैसे मैंने आपको फोन बुक बताया था, फोन बुक जो है वो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर सारे दो डेटा स्टोर हैं, एक तो कॉन्टैक्ट नेम और कॉन्टैक्ट फोन नंबर। कॉन्टैक्ट नेम जो है वो यूआरएल है, और कॉन्टैक्ट फोन नंबर जो है वो आपका क्या है, आईपी एड्रेस, ठीक है। लेकिन आपको फोन ही करना है, मान लो आपको फोन करना है, तो आपको चाहिए होगा कीपैड। तो जो कीपैड है वो एक तरीके से वेब ब्राउजर है। तो कीपैड के अंदर क्या करते हैं, आप नंबर डायल करते हैं, ठीक है, या वो नंबर आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो इससे उसकी मदद से आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के पास पहुंच जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को कॉल कर पाते हैं। तो वेब ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अलग अलग वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर वेब ब्राउजर नहीं है तो आप इंटरनेट चला ही नहीं पाएंगे, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको मैंने पहले भी कवर किया था। तो वेब ब्राउजर बेसिकली कीपैड का काम कर रहा है, जैसे आपके फोन के अंदर होता है। कीपैड नहीं होगा तो आप किसी को फोन नहीं लगा पाएंगे, कुछ नंबर सेव नहीं कर पाएंगे, कुछ नंबर टाइप नहीं कर पाएंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। इनमें से क्या सही है आपको बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? 1 2 3 4। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। और इसका सही आंसर होगा 2, नीदर 1 और नॉट 2, क्योंकि आईसीटी जो है वो सबसेट नहीं है आईटी का। इनफैक्ट जो आईटी है वो सबसेट हो सकता है आईसीटी का। मैंने कहा कि आईसीटी जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो एक ब्रॉडर टर्म है। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन शेयरिंग के लिए जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वो आईसीटी के अंदर आते हैं। आईटी जो है वो उसका एक टेक्निकल पार्ट है, यानी कि वही टेक्निकल पार्ट मतलब वही सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं। लेकिन आईसीटी जो है वो पूरा कवर कर रहा है, हर डोमेन को वो कवर करेगा, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, वो सब कुछ जाती है आईसीटी के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद द राइट टू यूज द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। नहीं, इसको स्टैंडर्ड लाइसेंस कहा जाता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आप उसको परचेस करते हैं, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है उसको यूज करने का, जिसकी एक वैलिडिटी होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, बेस्ड अपॉन योर परचेस। तो वो लाइसेंस होता है, बेसिकली एक लाइसेंस की मिलती है आपको। कॉपीराइट इसको नहीं कहा जाता। कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, जब आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आप चाहते हैं कि इसको कोई रेप्लिकेट ना करे, तो आप इसका कॉपीराइट ले लेते हैं, इसका पेटेंट ले लेते हैं, ताकि कोई इसको अपना नहीं बता सके, अपना माल नहीं बता सकते, उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। इसलिए दोनों ही गलत है, नीदर 1 और 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। यानी कि स्पीड के मामले में सबसे तेज से सबसे धीरे जो है, इनमें से क्या होगा? करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। 1 2 3 4 क्या होगा बताइए? बताइए क्या होगा? 1 2 3 4 बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 3, इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले आता है सीपीयू रजिस्टर्स, उसके बाद आता है कैश मेमोरी, फिर आता है रैम मेन मेमोरी, उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सीपीयू रजिस्टर क्या है। सीपीयू रजिस्टर बेसिकली, जब आपको मैंने आईसीटी का पहला लेक्चर दिया था, उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक्स आपको चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि मदरबोर्ड के अंदर ही सीपीयू रैम वगैरह प्लेस्ड होती है। तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो सीपीयू के अंदर ही एक छोटी सी मेमोरी होती है, जिसको हम रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। इसकी कुछ एमबीज के अंदर स्टोरेज होती है, और ये फास्टेस्ट होती है, ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट होती है। उसके बाद आती है कैश। अब कैश भी 2 तरह की होती है। कैश एक तो होती है सिस्टम कैश, सॉफ्टवेयर कैश, और एक सीपीयू के अंदर भी कैश होती है। तो ये दोनों जो है, रजिस्टर और कैश जो है, वो सीपीयू के अंदर अगर प्लेस्ड है, ये अगर एक सीपीयू चिप है, अगर इसके अंदर ये प्लेस्ड है, तो ये सबसे फास्टेस्ट है। उसके बाद आएगा रैम, और उसके बाद आएगा हार्ड डिस्क। यानी कि अगर आप हार्ड डिस्क से रैम की तरफ बढ़ेंगे, या हार्ड डिस्क से अगर आप रजिस्टर की तरफ जाएंगे, तो जो है साइज कम हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो होती है वो जीबी के अंदर होती है, वो टीबी के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हार्ड डिस्क जो होती है वो जीबी के अंदर होती है, ठीक है। रैम जो होती है वो कुछ हार्ड डिस्क जो होती है वो तो टीबी के अंदर होती है आजकल, 1 TB 2 TB। रैम जो होती है वो जीबी के अंदर होती है, 4 GB 8 GB। उसके बाद कैश जो होती है, कैश मेमोरी, फिर वो एमबी के अंदर शुरू हो जाती है। और रजिस्टर्स और इसके अंदर जो होती है वो कुछ बाइट्स और किलोबाइट्स के अंदर होती है। लेकिन ये जो है वो फास्टेस्ट है। अगर आप उल्टा जाएंगे तो जो है स्पीड जो है वो हो जाएगी कम,
ठीक है, और सॉरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हो जाएगी कम, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। हार्ड डिस्क से अगर आप रजिस्टर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, ट्रांसमिशन की, प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन कैपेसिटी कम हो रही है। और जैसे आप कैश से हार्ड डिस्क की तरफ आ रहे हैं तो मेमोरी बढ़ रही है लेकिन स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीजेस बट द स्पीड डिक्रीजेस, यहाँ पे स्पीड इंक्रीजेस बट द मेमोरी डिक्रीजेस। ये बात को ध्यान रखती है। सबसे बड़ा जो होता है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी स्टोरेज वो होता है हार्ड डिस्क, उसके अंदर जो होता है 1 TB 2 TB GB के अंदर स्टोरेज होता है। ये बात को ध्यान रखती है। सीपीयू चिप के अंदर कुछ दो मेमोरीज होती हैं, एक तो सीपीयू रजिस्टर्स और सीपीयू की इंटरनल सीपीयू कैश भी होती है। ये बात को ध्यान रखती है। और कई बार आपने देखा होगा अपने जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है, मान लो वो जोमेटो है या ओला है या मैप्स है, तो जब आपने उसको यूज किया तो उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर हो जाता है, ताकि जब आप उसको वापस कभी यूज करें तो आपको वापस से वो डेटा यूज ना करना पड़े, आपके फोन का डेटा वापस यूज ना हो। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है, आपने गूगल मैप का यूज कर लिया, ठीक है, अब आपको रोज अगर जाना है तो रोज अगर आप जैसी मैप खोलेंगे तो फिर आपका इंटरनेट यूज नहीं होगा, क्योंकि वो जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी के अंदर एक एप्लीकेशन कैश के अंदर स्टोर हो गई है। तो वो कैश मेमोरी अलग होती है जिसको आप क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप क्लियर नहीं कर सकते जो सीपीयू के अंदर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन सबका मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बेसिकली आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? वेरी इजी, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है इससे। डीवीडी जो पहले यूज होती थी अब तो नहीं होती है। बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और डीवीडी जो है बेसिकली ये सीडी का ही अपग्रेड था। सीडी के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो 700-800 MB होती थी। इसके बाद डीवीडी आई जिसके अंदर कुछ जीबी के अंदर स्टोरेज होने लगा, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती थी, लेकिन अब भी ये यूज नहीं होती क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है पेन ड्राइव्स ने, मेमोरी कार्ड्स ने और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पेज एड्रेस इन द इंटरनेट के अंदर वेब पेज एड्रेस का नेम क्या होता है बताइए? अभी मैंने आपको बताया ये, इनमें से क्या होगा? वेब पेज को यह है, उसका नेम क्या होता है? नेम को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि आपके फोन के अंदर, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि भाई मान लो अगर आपको किसी का नंबर याद भी है, फॉर एग्जांपल किसी का नंबर याद है, तो अगर मैं बोलूं कि ये नंबर किसका है तो फटाक से आप बोलेंगे ये नंबर रमेश का है। रमेश क्या है? वो नेम है। इसी तरह से किसी भी इंटरनेट डोमेन के अंदर जो भी वेबसाइट है उसका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, जिस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है उस वेबसाइट का या किसी सर्वर का एक कॉन्टैक्ट नंबर है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। वो उसका एक नंबर है, उसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उसका हम नाम याद कर लेते हैं। तो वो नाम जो है वो है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो लगता है HTTPS www.facebook.com या youtube.com या कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है। तो आईपी एड्रेस का जो नेम होता है उसको हम कहते हैं URL। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और URL जो है वो हम याद कर पाते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो नंबर्स के अंदर होता है, उसको हम याद नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस? बताना है आपको क्या होगा? इनमें से क्या प्रॉफिट बिजनेस के अंदर लगता है? यानी कि कोई वेबसाइट है, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग वेबसाइट है तो उसके पीछे क्या लगेगा? .net, .edu, .com या .org? इनमें से क्या लगता है उसके पीछे? बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3.com। इसका सही आंसर है .com या .commercial इसे कहा जाता है। और ये बेसिकली उन वेबसाइट्स के वजह लगता है जो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। नॉर्मली सब लोग लगाते हैं इसको, लेकिन ऑफिशियली जो है वो .com प्रॉफिट मेकिंग वेबसाइट के अंदर आता है। नॉन प्रॉफिट के अंदर आते हैं हमारे .org, जिसको बोलते हैं .organization, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके पीछे आपको .org लिखे को देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री की जो भी वेबसाइट्स हैं सबके पीछे .org लगता है, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई ऐड वगैरह नहीं चलते, ठीक है। इसके अलावा .edu जो है वो एक बेसिकली एजुकेशन वेबसाइट से आपको पता पड़ जाएगा, ये एक एजुकेशन वेबसाइट है। और .net जो है वो बेसिकली एक सर्विस वेबसाइट है, यहाँ पे आप कुछ भी अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो। लेकिन नॉर्मली .com है वो कमर्शियल के लिए होता है, और .org जो होता है वो नॉन कमर्शियल के लिए होता है, नॉन प्रॉफिट के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन द कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज? बताना है आपको USB का फुल फॉर्म क्या है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपके ICT के अंदर कंप्यूटर नेम्स एंड देयर एक्रोनिम्स। तो एक्रोनिम्स आपको ध्यान रखने हैं, नेम जो मेजरली है। USB का फुल फॉर्म क्या है बताइए? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से।
ऑलराइट, समाधान दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बात आप जानते हैं, जो भी यूएसबी ड्राइव आप चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, चार्जर में जो लगा हुआ होता है उसकी पिन जो आपके फ़ोन के अंदर लगती है, ठीक है, जब आप फ़ोन को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो जिस लीड से जब आप करते हैं, जिसको आप लीड बोलते हैं, वो बेसिकली यूएसबी केबल है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये बेसिकली कंप्यूटर को उसके पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए काम आती है। जैसे सीपीयू को आप कनेक्ट कर सकते हैं जॉयस्टिक से या कीबोर्ड से, सीपीयू को आप प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, माउस से कनेक्ट कर सकते हैं, एलसीडी लगा सकते हैं जिसके अंदर एचडीएमआई केबल होती है, इसके बाद आप वेबकैम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो यूएसबी डिवाइस करती है, यानी कि यूएसबी जो है वो कंप्यूटर को, सीपीयू को उसके पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करती है। अब ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं यूएसबी 2, जो माइक्रो यूएसबी, ठीक है। इसके बाद मिनी यूएसबी, और अभी रिसेंट चल रही है यूएसबी टाइप सी, ठीक है। जो जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं उनकी जो चार्जिंग केबल है वो टाइप सी है। टाइप सी बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो डेटा स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बहुत फास्ट है, यानी कि इसको अगर आप केबल अपने अडाप्टर से लगाएंगे, चार्जर से लगाएंगे, तो आपका फ़ोन जो है वो बहुत जल्दी चार्ज होता है और इसकी डेटा स्टोरेज जो है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये इस तरह से काम आती है कनेक्शन के लिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से क्या जो है सबसे लार्जेस्ट है, आपको बताना है, बताइए। लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इनमें से किसकी है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इनमें से जो लार्जेस्ट है वो है सी, ज़ेटाबाइट, जिसको हम जेड भी बोलते हैं। और इस ज़ेटाबाइट आपने बहुत बार सुना होगा चिट्टी से, जो एक मूवी थी, साउथ इंडियन मूवी थी रोबोट नाम से, उसके अंदर वो बार बार बोलता है कि आई एम चिट्टी, मेमोरी 1 टेराबाइट, और कुछ फिर वो ज़ेटाबाइट भी बोलता है। तो ज़ेटाबाइट जो है बेसिकली एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि ये कोई नॉन एग्जिस्टिंग टर्म है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मेमोरी होती है कंप्यूटर की। देखो, सबसे छोटा होता है बिट्स, उसके बाद आते हैं बाइट्स, फिर आता है किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट एंड जोटाबाइट। तो जोटाबाइट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, वाई भी, लेकिन ऑप्शन था कि इनमें से क्या है, तो आपको बताना था कि ज़ेटाबाइट जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊं। जैसे जो बिट है, 8 अगर बिट्स मिल जाएगी तो वो एक बाइट बनाती है, यानी कि 8 बिट्स अगर मिल जाएगी, सबसे छोटी यूनिट जो होती है स्टोरेज की वो बिट्स होती है। जब 8 बिट्स मिल जाती है तो वो एक बाइट बनाती है। इसी तरह से आप देखेंगे 1024 बाइट्स मिल जाती हैं, जब एक 1024 बाइट्स यानी कि 1024 बाइट्स जब मिल जाती है तो वो एक किलोबाइट बनाती है। इसी तरह से 1024 किलोबाइट जब मिल जाती है तो वो एक मेगाबाइट बनाती है, और 1024 मेगाबाइट जब मिल जाते हैं तो वो एक गीगाबाइट बनाते हैं, और इसी तरह से 1024 गीगाबाइट जब मिल जाते हैं तो वो ऐसे टीबी बनाते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है, 1024 चलता रहता है। इस तरह से 1024 टेराबाइट जब मिलते हैं तो वो एक 1 पेटाबाइट बनाते हैं, और 1024 पेटाबाइट जब मिल जाते हैं तो फिर 1 वो एक्साबाइट बनाते हैं। इस तरह से चलता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई पहले तो आपको अरेंज करना है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा है वो बिट्स है, उसके बाद बाइट्स है, देन किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेट्राबाइट, पेटाबाइट। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई कितने बिट्स बनाकर एक बाइट बनता है, या कितने मेगाबाइट बनाकर एक गीगाबाइट बनता है, यानी कि 1 गीगाबाइट बनता है, कितने एमबी से एक गीगाबाइट बनता है, कितने केबी से एक एमबी बनता है, या कितने बाइट से एक केबी बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आप पूरा ढंग से देखेंगे, इसको आप ध्यान से रखेंगे। तो ये है स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा भी आप देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया कुछ एमसीक्यू। जब हम बात करते हैं रिडल के बारे में, आज हमने रिडल दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये रिडल थी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, काफी सारे लोग उस पर कंफ्यूज हुए हैं। क्वेश्चन ये था कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग करंट फ्लोज एट द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में कौन सी करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, एग्लुअस करंट इसका सही आंसर है। काफी लोग जो है वो मोजाम्बिक करंट और इसके अंदर कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा वर्ल्ड मैप है आपके करंट का, और जो रेड वाली है वो वार्म करंट है, कोल्ड करंट ये है। कुछ ने कहा था कि सर इसका टॉपिक बनाइए, इसका टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा, ओशन करंट का मैं टॉपिक बना दूंगा। मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से हमारे ग्लोबल एयर सर्कुलेशन है उसी तरह से हमारे ग्लोबल ये वाटर सर्कुलेशन भी है, जिसको हम ओशन करंट्स कहते हैं। इसके अंदर भी यही हो रहा है, गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों में वार्म करंट जाती है, ठंडे इलाकों से गर्म इलाके की तरफ कोल्ड करंट आती है। तो ये जो है मैंने कहा था कि अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में कौन सी है, तो ये देखो ये अफ्रीका है, ठीक है। इसका जो ईस्ट कोस्ट है वो ये है, ये तंजानिया वाला, और यहाँ पे फ्लो हो रही है एग्लुअस करंट। मोजाम्बिक करंट जो है वो मेडागास्कर जो है उसके ईस्ट में है। मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका के अंदर नहीं आता। मेडागास्कर जो है वो एक आइलैंड है जो 400 किलोमीटर दूर है अफ्रीका से, ठीक है। मेडागास्कर के ईस्ट कोस्ट पर मोजाम्बिक है, और अफ्रीकन लैंडमास के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इस तरफ जो है वो एग्लुअस करंट है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो काफी लोगों ने इसका सी भी कहा था, कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या होगा। कंफ्यूजन तो इसके अंदर कोई है नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि ईस्ट कोस्ट
आपको बताना था अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है उसके ईस्टवर्ड कौन सी करंट है, तो वो एग्लोवास करंट है, ये एक वार्म करंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोजाम्बिक करंट जो है वो मेडागास्कर के ईस्ट में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, ठीक है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। पहला दिया शुभजीत ने, इन्होंने सी कहा है और इसका आंसर जो था वो मोजाम्बिक नहीं है, इसका डी आंसर है, एग्लोवास करंट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद दिलजीत ने डी कहा है, गौरव ने डी कहा है, मेघाजन ने भी डी कहा है। ठीक है, गीतांजलि ने और नेवा कुमारी ने, स्वीटी शर्मा ने, पिंटू दे ने, आलिया ने डी, मतलब सब लोगों ने डी ही कहा है, मैंने देखा। मोइन खान ने, ज्योति चक्रवर्ती ने, जया मिश्रा ने, और उसके बाद मोहम्मद फैसल ने, चांदनी सोनी ने, फिर मनीषा ने, फिर यहाँ से कुछ लोगों ने सही दिया है, श्वेता ने, महाश्वेता ने सही दिया है, शबनम ने सही दिया है, विभश्री महंता ने सही दिया है, तप्ती मंसल ने डी दिया है, किरण ने सही दिया है, एग्लोवास करंट, तन्मय महंता ने डी दिया है, रानी डॉन ने डी दिया है, और मिनी रस्तोगी ने भी डी दिया है। इन्होंने कहा है कि एग्लोवास करंट इज द वेस्टर्न बाउंड्री करंट ऑफ द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। नहीं, मैंने बोला था कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर क्या फ्लो कर रही है। सूरज ने कहा है डी, रोसी ने एग्लोवास करंट सही है, और अलका ने डी कहा है। देखो डी नहीं है, आप देखेंगे डी नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, आई एम सो सॉरी, डी सही है, सी जो है वो गलत है, जो डी वाले जो है वो सही है, आई एम सो सॉरी। तो डी काफी लोगों ने कहा है, शुभजीत ने गलत दिया है, बेबश्री महंता ने गलत दिया है, शबनम ने गलत दिया है, माशोता ने गलत दिया है। तो डी वाले जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, डी वाले जो हैं वो सारे सही हैं। तो जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, एग्लोवास करंट इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एग्लोवास करंट है, सी इसका नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये मोजाम्बिक करंट भी तो हो सकता था, क्योंकि देखो मोजाम्बिक करंट जो है फिर यहाँ पर आके अफ्रीका के साउथ में फ्लो हो रही है, तो वो ईस्ट में तो नहीं है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मोजाम्बिक करंट जो है वो यहाँ पर साउथ में आके फ्लो हो रही है, नॉर्मली ये मेडागास्कर के ईस्ट में है। तो इसका सही आंसर इसलिए एग्लोवास करंट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तो डी बोलने वाले हैं, वापस से नाम बोल देता हूँ, दिलजीत, गौरव, लक्ष्मी, मेघा, गीतांजलि, निवा कुमारी, स्वीटी शर्मा, पिंटू दे, आलिया, मोइन खान, ज्योति चक्रवर्ती, जया ने सही दिया है। इसके बाद मोहम्मद फैजल ने, चांदनी सोनी ने, मनीषा ने, शबनम ने गलत दिया है, विभश्री महंता ने गलत दिया है, तृप्ति बंसल ने सही दिया है, किरण ने सही दिया है, तन्मय महंता ने सही दिया है, रानी डॉन ने, मनी रस्तोगी ने, सूरज ने, रोसी ने सही दिया है और अलका ने। तो ठीक है, आई होप आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको बिना देखे देना है, आप जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख के आप बताएंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो आप मेहनत कर रहे होंगे और आप उसको सही करेंगे। ऑलराइट, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से जवाब देते रहिए। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। यहाँ पर भी काफी लोगों ने गलत किया है, ठीक है, जो मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द लव वेव्स। ठीक है, मैंने कहा था कि लव वेव्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स किस फैशन के अंदर करता है। तो कुछ लोगों ने परपेंडिकुलर कहा है, कुछ लोगों ने क्या क्या कहा देख सकते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, नन ऑफ दिस। आप देखेंगे क्यों होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आप देखेंगे पी वेव्स और एस वेव्स के अंदर डायरेक्शन कैसे होता है। पी वेव्स के अंदर बैक एंड फोर्थ होता है, पी वेव्स के अंदर ये वाला हो रहा है, टू एंड फ्रो वाला हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, यानी कि पार्टिकल जो है वो इधर जाते हैं कभी और कभी इधर जाते हैं। इसको हम बैक एंड फोर्थ करते हैं, कभी इधर जाते हैं और कभी इधर जाते हैं, तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो गया। उसके बाद एस वेव्स के अंदर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। देखो एस वेव्स के अंदर इस तरह से परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट, ये यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। मैंने पूछा था आपसे लव वेव्स के बारे में, तो लव वेव्स के अंदर परपेंडिकुलर नहीं है, लव वेव्स के अंदर साइड टू साइड है, कभी यहाँ पर और कभी यहाँ पर, ये वेव डायरेक्शन है, ठीक है। तो कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो ये साइड टू साइड मूवमेंट कराता है। जब मैंने इसको कवर किया था, यहाँ पर भी मैं कवर करूंगा, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ इसको आपको। तो जब मैंने कहा था कि ये साइड टू साइड मूवमेंट होता है लव वेव्स का, और जो रिलीज वेव्स है उसका सर्कुलर मूवमेंट होता है। इस तरह से आप देखेंगे सर्कुलर के अंदर भी ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पी वेव्स के अंदर हो रहा है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ जिसको हम कहते हैं। एस वेव्स के अंदर जो हो रहा है परपेंडिकुलर हो रहा है, लव वेव्स के अंदर साइड टू साइड हो रहा है, और रिलीज वेव्स के अंदर हो रहा है सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर था दोस्तों नन ऑफ दीज। काफी लोगों ने इसका परपेंडिकुलर आंसर दिया है, जो सही नहीं है, वो गलत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद देंगे। ऑलराइट, गलती की है कोई बात नहीं, आपको सही समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अब याद हो जाएगा, गलती करेंगे तो याद होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ऑलराइट, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज अ नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस के अंदर नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट होता है। पहला है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिक हार्ड डिस्क ड्राइव, या नन ऑफ दिस आपको बताना है। क्वेश्चन ये आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है इनमें से कौन सी ड्राइव है जिसके अंदर नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। सारे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, सबको आंसर देना है। आई होप, मुझे पता है कि नहीं आता होगा काफी लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। नहीं आता, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आंसर निकालिए और उसके बाद यहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं सब लोगों का कमेंट यहाँ पे चाहता हूँ, कमेंट कीजिए। जब तक कमेंट नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो फिर वो याद नहीं होगा। गलत करेंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपको याद होगा और आपका ऑटोमेटिकली जो है एक आंसर तैयार हो रहा है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा दोस्तों।
तो नहीं आता है, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बाद उसका आप आंसर दे सकते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना है दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको वीडियोस पीडीएफ अपडेट्स मिलते हैं, नाम है इसका शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है एसएन नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है। यहाँ पे आपको डेली टास्क मिलते हैं, जैसे मैंने रिडल अभी डिस्कस किया है उस तरह के रिडल हम करते हैं। रोज एक गेम होता है और इस गेम के अंदर आपकी विजुअल मेमोरी बूस्टअप हो रही है और आप एक रोज एक टास्क की तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा आप रिडल सॉल्व कर चुके हैं, आपका फायदा हो रहा है। इसमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे डाउट्स एंड डिस्कशन भी होते हैं, मैं कुछ वॉइस मैसेज के अंदर आपका डाउट भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है और ये वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। ऑलराइट दोस्तों, तो इसके अलावा अगर आप हमारे यूजीसी नेट पेड ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। ये इसके कुछ फीचर दे रखे हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहूँगा जो लोग भी मन बना चुके हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी मुझसे पढ़ने का, तो आप देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, इसको आप फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद सबमिट कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम बहुत जल्दी यूजीसी नेट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अफोर्डेबल वे के अंदर हम करेंगे। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस तरह से आप बेल आइकन दबा के रखेंगे और नोटिफिकेशन पर डिस्क्रिप्शन पर है गूगल फॉर्म, इसको आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा शुभेंदु नेट ज्योग्राफी और जो भी मैंने क्वेश्चन अगर ये दिया है उसको आप कमेंट करेंगे और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप वो भी बताएंगे। आपका फीडबैक देना बहुत जरूरी है। आपको क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही, वो आप किसी भी तरह का फीडबैक दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।